हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए सिलेक्शन वाले 100 क्वेश्चन। और आप सभी का सही करने का टारगेट 100 क्वेश्चन में से 75 होगा। तो जैसा कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले 5 सालों में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करने वाले, यानी इस सेशन के सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्त, इस समय रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 28 तारीख को मालूम होने वाला, इसी 28 मार्च को पूरी तरह से क्लियर होने वाला है कि इस बार एग्जाम कौन देगा। 10th पास वाले देंगे कि भाई ITI वाले देंगे, क्योंकि इससे पहले जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली थी 8 अगस्त 2024 को रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस दे दिया था कि इस बार अधिकतर 80% लोग ITI जो किए रहेंगे वही केवल फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन साथ ही जब फॉर्म आया, जब आपने फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट किया 23 जनवरी से, और इसका फॉर्म चला था 1 मार्च तक, तो इसमें भाई 10th प्लस ITI दोनों वाले फॉर्म को अप्लाई कर सके, एग्ज़ाम दे सकेंगे 2025 में। लेकिन भाई जो इसमें ITI के बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया भाई, जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब इसी को देखते हुए कई बार केस किया गया, तभी यहाँ तक पहुँचा। फिर भाई सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पहले जब आपने 8 अगस्त, यानी जब आप देखेंगे CEN 08 2024, उसमें यही था कि आपने तो 80% केवल ITI वालों को दे रहे थे, 20% केवल 10th को दे रहे थे। तब आपने क्यों, जब नोटिस दोबारा निकाला जो कि फुल नोटिफिकेशन फॉर्म अप्लाई का, तो आपने क्यों दोनों यानी 10th पास प्लस ITI दोनों के लिए खोल दिया। यहीं पर दिक्कत खा रही है, यहीं पर रेलवे भर्ती बोर्ड थोड़ी सी चूक हो रही है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। तो अब आपको ये देखना है कि 28 मार्च को बस वेट करना है। आज तो 25 मार्च सुबह के 8 बज रहे हैं। तो पहले तो हम लोग दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं इन 100 प्रश्नों को हल करके, और देखते हैं कि हम लोग आज की सेशन से कितना प्रश्न सही कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और हम इस सभी बातों को दूर रखते हैं, माइंड फ्रेश के साथ सुबह की टाइम चला, इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन आज के सेशन में होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम वाली जो क्लास रहती है 4 बजे और 6 बजे, इसी जो टाइम है ना साथी, कभी 4 बजे क्लास रहती है तो कभी 6 बजे। तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर रहेंगे तो आपके पास जब भी हम क्लास देंगे या 4 बजे दे सकते हैं या 6 बजे, क्योंकि हमें क्लास रेडी करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसलिए जो हम 4 बजे बोलते हैं वो 4 बजे के बजाय हम 6 बजे देते हैं, कभी 4 बजे भी देते हैं, लेकिन 4-6 बजे इन्हीं दोनों टाइम बीच प्रोवाइड कर पाते हैं। बनाने में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए, नहीं तो शाम को 7:30 PM पे ये तो अपने कन्फर्म टाइम पे आती है, और सुबह 8 बजे वाली भी कन्फर्म टाइम पे आती है, और 11:30 AM पे। ओके, तो चलिए दोस्त, आप लोग अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करेंगे इस सेशन से। तो पहला प्रश्न देखेंगे, मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत में किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। मधुबनी पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के यानी किस राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है, तो बिहार राज्य के। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 100 सॉल्व करना है तो टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे, फटाफट आप लोग हर एक सॉल्व का जवाब देते चलेंगे, प्लस उसे याद करते चलेंगे। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध कौन सी बीड़ा या वादक है। तो प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध मोहन बीड़ा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओलंपिक खेलों में पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य किस वर्ष में पेश किए गए थे। तो ओलंपिक खेलों में जो पदक हैं स्वर्ण, रजत और कांस्य किस वर्ष में पेश किए गए थे, यानी स्टार्ट हुआ था, तो भाई ये 1904 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम सहायक संधि पर किस वर्ष में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम सहायक संधि पर किस वर्ष में हैदराबाद के निजाम द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 1798 में किया गया था।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बाल कृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए जाना जाता है? प्रसिद्ध व्यक्तित्व बाल कृष्ण दोषी को किसमें योगदान के लिए जाना जाता है? तो भाई ये वास्तुकला के लिए जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? जो कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो 15वें नंबर के हैं। तो 12वें नंबर के कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? एक तो बिहार राज्य में स्थित है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, और एक झारखंड राज्य में स्थित है, यानी BIJH, यानी देखिए बिहार और झारखंड, यानी पहला और तीसरा, यानी डी ऑप्शन पहला और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व जैज दिवस हर वर्ष 21 महीने मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जैज दिवस तो हर वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई कल वाला जो IPL मैच था आपने देखा होगा, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ। भाई इसमें तो पहले कौन बैटिंग कर रहे थे? भाई लखनऊ ने तो स्टार्टिंग में ताबड़तोड़ मारते हुए 200 9 रन बना दिए। अब उनको लगा तो हम लोग बहुत आसानी से मैच जीत जाएंगे, और जब फील्डिंग करने की बारी आई लखनऊ की, तो स्टार्टिंग में ही दिल्ली कैपिटल्स की 4 विकेट गिरा दिए, है ना दोस्त। उसके बाद भाई आशुतोष नाम का कोई बंदा आया, भाई कितना तगड़ा रन मारा कि 19.3 ही ओवर में 209 रन को चेज कर लिए। तो कल वाला मैच बहुत तगड़ा था। तो बताइए आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है? कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग मैच इसमें देखते हैं कि नहीं? IPL के आप लोग दीवाने हैं या नहीं? क्योंकि इसमें भाई क्रिकेट की फेस्टिवल स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 1-1.5 महीने तक चलने वाली है। तो उसको हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, पहले पढ़ाई पे करेंगे, उसके बाद साथ अपने हम लोग IPL देखेंगे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में किसको उच्च स्थान दिया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में किसको उच्च स्थान दिया था? तो भाई राजपूतों को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो भारत के संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो केंद्र को सौंपी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कैंडोलिम समुद्र तट ये किस में स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है कैंडोलिम समुद्र तट? तो ये गोवा में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। फुटबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भाई फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल प्लेयर है? तो भाई ये जर्मनी का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रॉक गार्डन भारत के किस राज्य में या किस शहर में स्थित एक मूर्तिकला उद्यान है? तो रॉक गार्डन भारत के चंडीगढ़ में स्थित एक मूर्तिकला उद्यान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर। बनाना किक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बनाना किक ये किस खेल से संबंधित है? तो किक बॉक्सिंग से है भाई? किक नहीं भाई, भूल कर भी नहीं लगाएगा। हॉकी से भी नहीं है, रग्बी से भी नहीं है, तो फुटबॉल से संबंधित है, बनाना किक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA किस शहर में स्थित है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन तो भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भी है, नेपाल भी, लेकिन इंडोनेशिया देश नहीं है। बी ऑप्शन में दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद भी करते चलोगे और फटाफट हर एक सवाल का जवाब साथ में देते चल रहे होंगे, क्योंकि भाई 100 सॉल्व करना है। तो इस बार हमारा यही टारगेट है कि कम समय में अधिक से अधिक हम लोग प्रश्न को हल करें। ओके दोस्त, तो आप लोग फटाफट हर एक सवाल का जवाब देते चलें और दोस्तों में अपने सेशन को शेयर भी करेंगे दोस्त।
तो देखिए सूर्य और सितारे चमकते हैं क्योंकि उनमें क्या विद्यमान होता है? सूर्य और सितारे चमकते हैं क्योंकि उनमें भाई प्लाज्मा विद्यमान होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ की आत्मकथा, यानी जो पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ है ये किसकी आत्मकथा है भाई? तो रविशंकर की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है? तो कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में अग्रणी कॉफी उत्पादक राज्य है, तो बताइए भारत का कौन सा राज्य जो कि कॉफी का पहला अग्रणी यानी सबसे आगे रहता है उत्पादक के मामले में, कॉफी के मामले में? तो कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर बताइएगा, स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो स्वदेश दर्शन योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो भाई ये पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, स्वदेश दर्शन योजना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर बताइए, बृहदेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार ये किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर को प्रसिद्ध वास्तुकार समा वर्मा, बिल्कुल समा वर्मा द्वारा अभिकल्पित किया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप जुड़ा है? तो किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप जुड़ा है? तो हॉकी खेल से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किसके लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भाई गीतांजलि के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को एक और विद्रोह के डर से किसके लिए निर्वासित किया गया था? तो अंतिम जो मुगल सम्राट बहादुर शाह था इसको एक और विद्रोह के डर से भाई बर्मा के लिए निर्वासित कर दिया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दे रखा है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग नहीं करता, यानी आईसी का, यानी जो आईसी है कौन सा उपकरण नहीं प्रयोग करता? मोबाइल फ़ोन में देखते होंगे आईसी जल जाता है, यानी होता है। कंप्यूटर में भी आईसी होता है भाई, इसमें भी जल जाता है। टेलीविज़न में भी होता है, लेकिन दोस्त कैमरा में आईसी नहीं होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं होता है कैमरा में। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर देखिए 31। मंडल आयोग के गठन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की में प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन नहीं है? तो भाई संपत्ति का अधिकार। ये तो अब एक कानून का अधिकार हो चुका है, जो कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिससे साथ ही संपत्ति का अधिकार को कानून अधिकार में बदल दिया गया है। ये भी आप पॉइंट्स नोट करेंगे, जो कि आर्टिकल 300A में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हिमालय के समानांतर कितने पर्वत श्रेणियां हैं? हिमालय के समानांतर कितने पर्वत श्रेणियां हैं? तो टोटल 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फतेहपुर सिकरी में शाह शहर मुगल सम्राट किसके द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था? तो फतेहपुर सिकरी में शाह शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 नंबर देखते हैं भाई। द्रव्यमान यानी मास अपन वॉल्यूम किसको कहते हैं भाई? डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी को क्या बोलेंगे भाई? घनत्व बोलेंगे। यानी 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है?
तो किसे सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है? तो भाई याद रखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। 37 1927 में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक गैर लाभकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है जो कि किसके बड़े शहर में स्थित है? तो 1927 में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक गैर लाभकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है जो कि साथ ही ये वर्ष यानी जो कि आगरा के बड़े शहर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? रत्नागिरी की खदानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य के रावतभाटा में स्थित है? परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान राज्य के रावतभाटा में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगी ये किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगी ये किस ओर बहने वाली नदियां हैं भाई? तो पूर्व की ओर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ यानी ईस्ट मतलब पूरब यानी पूरब की ओर, ये पश्चिम होता है, ये नॉर्थ उत्तर होता है और ये दक्षिण। ये पूरे डिग्री 360 डिग्री होती हैं और एक एक खाना जो होता है वो 90 डिग्री का। जब आप लोग इसमें उपदिशा बना देते हैं तो 45 डिग्री में कन्वर्ट होता है। ये रीजनिंग का सवाल है भाई, याद रखिएगा। शाम को 7:30 PM पे आप रीजनिंग की क्लास जरूर लीजिए। देखिए 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कप टूर्नामेंट क्रिकेट से जुड़ा नहीं है? ईरानी ट्रॉफी तो क्रिकेट से जुड़ा है, रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट खेल से संबंधित है, बेगम हजर ट्रॉफी ये तो फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी भी भाई क्रिकेट से जुड़ा है। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 राजा रवि वर्मा किस राज्य के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे? तो राजा रवि वर्मा किस राज्य के एक चित्रकार और मूर्तिकार थे? तो दोस्त याद रखिए केरल राज्य के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ग्रेट इंडियन डेजर्ट को कौन सा रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है? कालाहारी रेगिस्तान या गोबी रेगिस्तान, सहारा या थार? व ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बर्डी और ईगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है मेरे दोस्त? तो याद रखिए गोल्फ में किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बॉक्साइट खदानें बहुतायत से किस राज्य में पाई जाती हैं? बॉक्साइट खदानें बहुतायत से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इनमें से कौन एक वेद नहीं है? अथर्ववेद तो वेद है, ऋग्वेद भी एक वेद है, यजुर्वेद भी एक वेद है, लेकिन भाई सोमवेद तो वेद नहीं है। कौन होता है? सामवेद है, जिसमें संगीत का वर्णन है सामवेद में, न कि सोमवेद। ये कोई वेद नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? शिरोमणि अकाली दल ये किस राज्य की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो पंजाब राज्य की है। डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसे भारत में मौत की सजा कम करने की शक्ति मिली है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है भाई, जो मौत की सजा मिली तो उसे कम भी कर सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 पाथेर पंचाली किसके द्वारा लिखी गई थी? पाथेर पंचाली ये किसके द्वारा लिखी गई थी बताएंगे आप लोग? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन विभूति भूषण बंदोपाध्याय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 51 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से किनका जन्म वर्ष 1861 में हुआ था?
किनका जन्म वर्ष 1861 में हुआ था? तो सर जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आप सभी लोग लिए लगातार बिल्कुल शेड्यूल वाइज क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो आपका सिद्धांत बनता है कि सिंपल सा लाइक करना है और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। नोटिफिकेशन मेन है दोस्त कि जब भी हम क्लास आपको दे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप क्लास ज्वाइन कर लें। ओके मेरे भाई, तो इसलिए बोल रहे हैं। देखिए 52, निम्नलिखित में से कौन ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड पुस्तक के लेखक है? ए बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड पुस्तक के लेखक की बात करें तो जेरी पिंटो हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। राम सेतु निम्नलिखित में से किस में स्थित है? राम सेतु तो जो भारत और श्रीलंका अलग होते हैं पाक जल डमरू मध्य से, तो इसमें स्थित है राम सेतु। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना होता है? बताइए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का कितना होता है? बताइए। तो 1/6 भाग होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पार्टी स्टार्ट किया था जिनका इन्होंने नाम रखा था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथ ही याद रखिए 1875 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 57 नंबर। राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल यानी कितने वर्ष का होता है? तो भाई 6 वर्ष का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। उस वायसराय का नाम बताइए जिसने वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया। तो बताइए उस वायसराय का नाम बताना है जिसने 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। तो लॉर्ड इरविन था। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे, साथ ही कि आप सभी का इन 100 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको बताना है। इस बार साथ ही आपको मालूम होगा कि ग्रुप डी के एग्जाम में जीके का 20 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर का, साइंस का भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप 3 गलत करते हैं तो एक सही वाले में से जाएगा। ये 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का नियम रहता है। और समय इसमें आपको 1.5 घंटे मिलेगा यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो किसको पाली उमरिगर पुरस्कार मिला और यह 3 अवसरों पर पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं? बताइए किसको पाली उमरिगर पुरस्कार मिला और यह 3 अवसरों पर पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर? भाई इसमें देखिए महान प्लेयर हैं जैसे सचिन तेंदुलकर भी, MS धोनी, रवि शास्त्री, तो इन तीनों को नहीं मिला है भाई। तो विराट किंग को मिला है यानी किंग कोहली को मिला है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? गारो पहाड़ियाँ तो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील इनमें से कौन सी हैं? तो इंदु मल्होत्रा है। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो भाई साहब लोकसभा की अधिकतम जो संख्या होती है 550 होते हैं, लेकिन 530 इसमें काम करते हैं। 20 तो प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए, राज्यसभा प्लस जो 20 हैं राज्यसभा प्लस यूनियन टेरिटरी इनको लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए दोस्त वो अलग रहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
550 वैसे लोकसभा की अधिकतम संख्या में सदस्य हैं। 63 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक है? स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक इनमें से कौन सा है? सी राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। पगलाडिया बांध किस राज्य में स्थित है? भाई पगलाडिया बांध ये किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में तो है नहीं, मेघालय में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, असम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ईश्वर शर्मा को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? भाई जो गोवा राज्य है, इस राज्य पर किस वर्ष में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो 1510 भाई 10 में किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 67 नंबर। कणों की गतिज ऊर्जा किसके मामले में अधिकतम होती है? कणों की गतिज ऊर्जा किसके मामले में अधिकतम होती है? तो भाई याद रखिए प्लाज्मा के मामले में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बना लिया था? किस वर्ष में बना लिया था? तो 1835 में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इनको तो मैकमोहन रेखा बोला जाता है। अब हम आप सभी से एक सवाल पूछेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या बोला जाता है? कमेंट में हमें सभी दोस्त बताएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किरण दोषी हैं। ये ऑप्शन में भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 71। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? आगरा शहर के संस्थापक तो सिकंदर लोदी हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इस बार साथी जीके जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस साइंस मिलाकर 45 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, यानी 45 नंबर तो डायरेक्ट यही रहने वाले। यदि आप इसमें लगभग मान के चलिए 38 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। मान के चलते हैं 45 में से 38 का टारगेट, और उधर मैथ और रीजनिंग टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे भाई। 55 में से मान के हम चलते हैं आप 42 सही कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा भाई। 42 छोड़िए, 42 बहुत ज़्यादा हम बता रहे हैं। मान के चलते आप दोस्त 32 सही कर लेते हैं, 32 प्रश्न सही कर लेते हो, समझिए 32 38 कितना हो गया? 70 हो गया। और आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करें, आप भाई चाहे आप गुवाहाटी से क्यों ना भरते, यदि 70 नंबर आ गया भाई तो बहुत आसानी से होगा। इस बार 70 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी मेरे भाई। ओके देखिए 73 नंबर। इनमें से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ऊतक का मतलब क्या होता है? टिश्यू होता है भाई। ओके ऊतक का मतलब टिश्यू। अगला सवाल बताइए 74 नंबर। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 75 नंबर बताइए, पौधे किसके द्वारा पानी की अधिकता से छुटकारा पा सकते हैं? पौधे किसके द्वारा पानी की अधिकता से छुटकारा पा सकते हैं? तो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक यौगिक नहीं है? भाई क्लोरीन, केवल एक Cl इसमें प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए क्या है? यौगिक नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है? प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन है? तो कीटोन है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान क्या होता है? तो आयन आयन
प्रदान होता है, यानी आयन जो होता है ये आदान प्रदान होता है दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं 79 नंबर। एक वस्तु का क्या समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है? तो एक वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है और समय के साथ नहीं बदलता है। तो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3, पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 81। जब एक मंदक बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? जब एक मंदक बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व का नियम के नाम से भी हम जानते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम ये किसके लिए वैध नहीं है? तो भाई गैर जड़त्वीय तंत्र के लिए वैध नहीं है न्यूटन का गति का पहला नियम। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 83 नंबर। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल है राइबोसोम। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 85। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से किस समूह को क्रिप्टोगैम कहा जाता है? किस समूह को क्रिप्टोगैम? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत्तिबीजी, सभी फाइटा ही होते हैं क्रिप्टोगैम। यानी भाई देखिए थैलोफाइटा, टेडोफाइटा और ब्रायोफाइटा ये क्रिप्टोगैम कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 87। किसमें जल के संवहन के लिए विशेष उत्तक होता है? तो किसमें जल के संवहन के लिए विशेष उत्तक होता है मेरे भाई? तो अनावृत बीजी में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने युग्म विशेष स्वरूप होते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल भाई एक युग्म विषम स्वरूप होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। किसमें सबसे अधिक एक अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से बनता है? किससे सबसे अधिक एक अम्ल और एक अल्कोहल अभिक्रिया से बनता है? तो भाई एस्टर से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 90। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इनमें से कौन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। पृथ्वी किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो भाई पृथ्वी केंद्र पर ही गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। भूमध्य रेखा डी ऑप्शन देखिए दिया है। तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? यानी कौन से जल वाले जंतु में भाई गलफड़े ही नहीं होते हैं? ऑक्टोपस में होता है गलफड़े, स्क्विड में भी होते हैं, क्लाउन फिश में भी होते हैं, लेकिन भाई जो वेल मछली है ना इसमें भाई गलफड़े होते ही नहीं हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एक तो पित्त रस और एक अग्नाशयी रस है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निकाय पर लगाया जाने वाला कोई बाहरी धक्का या खींचना क्या कहलाता है? निकाय पर लगाया जाने वाला कोई बाहरी धक्का या खींचना क्या कहलाता है? भाई साहब दबाव बल बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी कमेंट चेक करा था भाई, बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है।
अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 95, ध्वनि किसमें अधिकतम प्रसारित होती है? ध्वनि किसमें अधिकतम प्रसारित होती है? तो ये ठोस में। कल ही हमने ये सवाल आपको बताया था कि ध्वनि जो होती है वो सबसे अधिक सॉलिड में भाई गुजरती है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए क्वेश्चन नंबर 96, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का चिन्ह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का चिन्ह कैपिटल G होता है, यानी इस सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो माइक्रोवेव नहीं है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, अधातु के ऑक्साइड आमतौर पे कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड आमतौर पे अम्लीय होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जाए? तो बताइए कौन से वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जाए? तो भाई बर्जीलियस ने ये सुझाव दिया था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बर्जीलियस हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त 100 नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जंग संक्षारण से क्षति पहुंचती है विशेष रूप से? तो भाई जंग जो होती है वो संक्षारण होती है, ये किससे क्षति पहुंचती है विशेष रूप से? बताएंगे सभी दोस्तों। आप सभी को मालूम होगा आयरन से सबसे अधिक पहुंचता है। आयरन का चिन्ह क्या होता है, प्रतीक क्या होता है? Fe होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही फाइनली टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा, फटाफट बताएंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। 3 यदि आपका गलत हुआ होगा तो 1 जाएगा सही में से, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबरों का ये पेपर था। आप बताइए दोस्त कितना स्कोर आपने बना पाए। तो उम्मीद करूँ दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई भी साथी प्रश्न पे डाउट तो कमेंट करके पूछो, उसका रिप्लाई हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न भाई लोग कमेंट करते हैं हम उसका हर एक अच्छी तरीके से रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। काफ़ी लोगों का छूट जाता है क्योंकि सर थोड़ा सा समय कम रहता है, क्योंकि क्लास भी रेडी करना रहता है, तो इसलिए दोस्त। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर क्लास के साथ, क्योंकि इसमें आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 12 मार्च से फॉर्म अप्लाई हुई है, जो कि 10 अप्रैल तक चलने वाली। अभी भी आपके पास टाइम है, सिंपल 10वीं पास प्लस 12वीं पास है, लेकिन आपकी 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें GD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी GD के लिए, गर्ल्स WMP के लिए। आप यदि सिंपल 8वीं पास से तो ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कलर के लिए 12 पास से तो कर सकते हैं। इन सारी पोस्टों आप कर सकते हैं। फार्मेसी में भी हो रहा है इसमें। और लेकिन दोस्त जो 20 से 25 साल के उम्र वाले हैं जो कि आर्मी अग्निवीर में जाना चाहते हैं, तो हवलदार के एक पोस्ट, हवलदार के नाम से पोस्ट अभी आना बाकी है आर्मी अग्निवीर में। जब ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे आएगा तो हम बता देंगे। तो अभी साथ ही आप लोग ग्रुप डी की तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त रखिए। और यदि आप अग्निवीर में जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि पेपर कैसे आते हैं, तो 11:30 में मिले बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले। वही आपका जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग है। जीके का 15 क्वेश्चन, साइंस का 15 क्वेश्चन, मैथ का 15 क्वेश्चन, 5 रीजनिंग क्वेश्चन, ये टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर होता है। ओके, तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।